नमस्कार। आज 26 फरवरी 2026 है। जी। पश्चिमी अफ्रीकी नेता आतंकवादियों के खिलाफ स्थिरता और सुरक्षा के लिए प्रयासरत इस विशेष और गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को नमस्कार। एक निष्पक्ष और तथ्यपरक विश्लेषण के साथ हम यहाँ हैं। आज के इस अंक की शुरुआत करने से पहले ये सूचित करना आवश्यक है कि यह कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट किया गया है। जी, स्टाइलो न्यूज जो कि एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। बिल्कुल, यानी आम जनता के लिए बनाया गया संस्करण। मूल रूप से इस सॉफ्टवेयर को सरकारी एजेंसियों, सैन्य कमांडरों और बड़े व्यापारिक उद्यमों के वैश्विक निर्णय निर्माताओं के लिए डिजाइन किया गया था। इसका सीधा अर्थ ये है कि अब आम लोगों के पास भी वैश्विक स्तर के खुफिया विश्लेषण टूल तक अद्वितीय पहुंच उपलब्ध है, जिससे सूचनाओं को सटीक और निष्पक्ष तरीके से समझा जा सकता है। इस विशेष विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों में पश्चिम अफ्रीका में हुई प्रमुख घटनाओं का आकलन करना है। साथ ही वहां के गठबंधनों में हो रहे बदलावों और जटिल सुरक्षा परिदृश्य को भी समझना है। एक ऐसी दुनिया में जहां सूचनाओं को अक्सर सनसनीखेज बना दिया जाता है, हमारा लक्ष्य केवल तथ्यों पर बात करना है, बिना किसी भय या पक्षपात के, केवल खुफिया और समाचार रिपोर्टों के आधार पर स्थिति को स्पष्ट करना। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। जनवरी के अंत और फरवरी 2026 की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीका में जो सुरक्षा चुनौतियां सामने आई हैं, वे सामान्य नहीं हैं। विशेषकर साहिल क्षेत्र में। शुरुआत नाइजर से करते हैं। 28 और 29 जनवरी की रात को एक बहुत बड़ा हमला हुआ, नियामी के डीआरई अमानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और एयरबेस 101 पर भी। यह हमला इस्लामिक स्टेट से जुड़े चरमपंथियों द्वारा किया गया था। ये हमला इसलिए रणनीतिक तौर पर चौंकाने वाला है क्योंकि नियामी को अब तक एक सुरक्षित किला माना जाता था। राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे तक चरमपंथियों की पहुंच क्या संकेत देती है? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा चूक और खतरे के विस्तार का संकेत है। इस हमले में आरपीजी और मोर्टार जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसने न सिर्फ सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये चरमपंथी गुट अब केवल दूर-दराज के रेगिस्तानी इलाकों तक सीमित नहीं है। नाइजर के सैन्य नेतृत्व ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई हमलावरों को मार गिराया। जी, लेकिन राजधानी में हुए इस दुस्साहस ने पूरे क्षेत्र में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। और इस अस्थिरता का असर सिर्फ नाइजर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके पड़ोसी देश नाइजीरिया की तरफ देखें तो वहां के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राज्य भारी उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। जी, विशेषकर वे राज्य जो सीधे साहिल रेगिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं, जैसे कारवा, केब्बी और जम्फारा। रिपोर्टों के अनुसार इन राज्यों में कई गुटों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, जैसे लकुरावा, बोको हरम और ISWAP, जिसे इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस कहा जाता है। कावरा राज्य के वोरोबाओं में जो जनहानि हुई है वो तथ्य के रूप में बेहद चिंताजनक है। और साथ ही जम्फारा में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आईडी को निष्क्रिय करने की खबरें भी आ रही हैं। यानी देसी बमों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन इन हमलों के तरीके में एक नया पैटर्न दिख रहा है। जी, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये चरमपंथी समूह अब अपनी रणनीतियों में भारी तकनीकी बदलाव कर रहे हैं। तकनीकी बदलाव से तात्पर्य? वे अब महंगे या जटिल सैन्य हथियारों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। तो वे किस चीज का उपयोग कर रहे हैं? इसके बजाय वे सस्ते, आसानी से बाजार में उपलब्ध कमर्शियल ड्रोन्स और एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे आसमानी युद्ध की तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तो एक तरह का एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो गया, यानी असमान युद्ध। सही कहा। जहां एक तरफ देश की सेनाएं करोड़ों के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये गुट महज कुछ हजार रुपए के ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस रणनीति ने चरमपंथियों के हमलों की लागत को बेहद कम कर दिया है, जबकि उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। परंपरागत सैन्य रणनीतियों के लिए यह एक बिल्कुल नई चुनौती है, क्योंकि एक रडार सिस्टम अक्सर बड़े लड़ाकू विमानों को पकड़ने के लिए बना होता है, ना कि छोटे कमर्शियल ड्रोन्स को। इसी उभरते खतरे और जमीनी हिंसा का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियाई सेना ने एक नया कदम उठाया है। जी, हाल ही में ऑपरेशन सवाना शील्ड की शुरुआत की गई है। इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्वारा, नाइजर और अन्य प्रभावित राज्यों में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है
कि क्या सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन इस पूरी समस्या का समाधान हो सकता है। विशेषकर तब जब इस क्षेत्र की कूटनीति में ही भारी बदलाव हो रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस सुरक्षा संकट को भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। पश्चिम अफ्रीका में कूटनीतिक गठबंधनों का एक बहुत बड़ा पुनर्गठन हो रहा है। दशकों पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है वो इकोवास से जुड़ा है। बिल्कुल, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय गुट इकोवास से खुद को अलग कर लिया है। श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इकोवास पश्चिम अफ्रीका के लिए वैसा ही है जैसे यूरोप के लिए यूरोपीय संघ। और इसका टूटना मतलब दशकों के व्यापार और आपसी रिश्तों का एक झटके में खत्म हो जाना। इन तीनों देशों के सैन्य नेतृत्व ने मिलकर अब अपना एक नया गुट बना लिया है, जिसे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स या AES कहा जा रहा है। इसके जमीनी परिणाम क्या हो रहे हैं? जमीनी स्तर पर इसका सीधा असर आम जनता और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जो मुक्त आवाजाही की व्यवस्था थी, जहां कोई भी व्यापारी या नागरिक बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश जा सकता था, वो अब रुक गई है। नए गुट AES ने अपने नागरिकों के लिए नए बायोमेट्रिक ID कार्ड लागू कर दिए हैं। और सख्त सीमा नियंत्रण भी। इसका मतलब है कि अब आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए सीमा पार करना मुश्किल हो गया है। इकोवास से इस अलगाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मौजूदगी को लेकर इन देशों का नजरिया भी है। जी, इस क्षेत्र से पश्चिमी देशों, विशेषकर फ्रांस का सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव बहुत तेजी से कम हुआ है। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी सेनाओं को अपने देशों से बाहर कर दिया है। तो जब एक महाशक्ति बाहर जा रही है तो जाहिर है कोई दूसरी शक्ति उस खालीपन को भरेगी। और वो दूसरी शक्ति रूस है। बिल्कुल, रूस अपने अफ्रीका कॉर्प्स के जरिए इन सैन्य सरकारों को सुरक्षा, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इससे क्षेत्र में कई वैश्विक ताकतों के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। और इसी भू राजनीतिक होड़ के बीच अमेरिकी नीति में भी एक स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका अब इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी नई नीति के तहत नाइजीरिया में 200 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। नाइजीरिया को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है। ये सैनिक वहां खुफिया जानकारी जुटाने और स्थानीय बलों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस जटिल कूटनीतिक माहौल में कई विवादास्पद दावे भी सामने आ रहे हैं जिन पर निष्पक्ष रूप से गौर करना आवश्यक है। जैसे नाइजर के सैन्य जुंटा के हालिया आरोप। जी, उन्होंने फ्रांस और यूक्रेन पर ये आरोप लगाया है कि वे उत्तरी बेनिन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और साहिल क्षेत्र में जिहादी समूहों को प्रशिक्षित करके जानबूझकर अस्थिरता फैला रहे हैं। नाइजर का दावा है कि ये एक नव उपनिवेशवादी एजेंडा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूक्रेन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और वे इसे केवल रूसी दुष्प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में यूक्रेन और पश्चिमी देशों की स्थिति को कमजोर करना है। यहाँ ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि हमारा उद्देश्य केवल इन अंतर्राष्ट्रीय दावों की तथ्यपरक रिपोर्टिंग करना है, न कि किसी भी पक्ष का समर्थन करना। इसी निष्पक्ष संदर्भ में केन्या की एक हालिया खुफिया रिपोर्ट का भी उल्लेख करना जरूरी है। जी, ये रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि अफ्रीका किस तरह से वैश्विक युद्धों में उलझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक केन्याई नागरिकों को यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती किए जाने की बात सामने आई है। इस खुलासे को केन्याई सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ये दर्शाता है कि यूरोप का युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। अफ्रीकी महाद्वीप के संसाधनों और मानव श्रम का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुरक्षा और कूटनीति के इन तनावों के बीच कुछ सकारात्मक आर्थिक प्रगति भी हुई है। जी, 16 फरवरी 2026 को नाइजर और अल्जीरिया के बीच एक ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता हुआ। समझौता पिछले 10 महीनों से चले आ रहे कूटनीतिक गतिरोध को समाप्त करता है और इस समझौते से एक बहुत बड़ी आर्थिक परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। जिस परियोजना की बात हो रही है वो है ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन, जिसे TSGP भी कहते हैं। ये 4000 किलोमीटर लंबी एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जो नाइजीरिया के गैस भंडारों को नाइजर और अल्जीरिया के रास्ते सीधे यूरोप तक पहुंचाएगी रहा है। इसलिए ये पाइपलाइन पूरी यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये नाइजर और अल्जीरिया के लिए आर्थिक विकास का एक बड़ा कदम है। रमजान के पवित्र महीने के बाद इसका निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर एक और विकास हुआ है। जी, नाइजर के तहुआ क्षेत्र में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक की एक नई शाखा खोली गई है, जिसे BCEAO कहा जाता है। ये कदम स्थानीय आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। अर्थव्यवस्था और संसाधनों की बात चल ही रही है, तो नाइजर के एक और कदम पर चर्चा करना आवश्यक है। नाइजर की सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी ओरानो द्वारा संचालित यूरेनियम खदानों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया है। फ्रांस अपनी बिजली की जरूरतों के लिए परमाणु ऊर्जा पर बहुत निर्भर है। और खदानों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ इस फ्रांसीसी कंपनी पर मुकदमा भी दायर किया गया है। ये मुकदमा पर्यावरण को पहुंचे नुकसान और रेडियोधर्मी कचरे के कुप्रबंधन को लेकर है। ये संसाधन संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जहां एक ओर यूरेनियम और गैस की राजनीति चल रही है, वहीं ये क्षेत्र एक बहुत ही बुनियादी चुनौती से जूझ रहा है। और वो है खाद्य सुरक्षा। रिपोर्टों के मुताबिक माली और आसपास के साहेल क्षेत्रों में टिड्डियों ने भारी हमला कर दिया है, जिससे फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस कृषि संकट से निपटने के लिए पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ ने, जिसे यूमोआ कहा जाता है, उन्होंने माली को 100 मिलियन CFA फ्रैंक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। लेकिन ये खाद्य संकट केवल टिड्डियों तक सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण उत्तरी नाइजीरिया से साहिल की तरफ होने वाले अनाज व्यापार का धीमा होना है। नाइजीरिया ट्रेडिशनली इस पूरे क्षेत्र का अन्न भंडार रहा है, लेकिन वहां फैले आतंकवाद और नई सीमाओं के कड़े नियमों के कारण अनाज की आपूर्ति बाधित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे साहेल क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर हम इन तमाम अलग अलग घटनाओं का विश्लेषण करें, आतंकवाद, नई तकनीक, कूटनीति और खाद्य संकट, तो इन देशों के निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो तस्वीर काफी जटिल नजर आती है। जो नया गुट बना है AAS, उसके नेता अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को सर्वोपरि मान रहे हैं। उनका मुख्य एजेंडा बाहरी, विशेषकर पश्चिमी देशों की दखलंदाजी को खत्म करना है। इसके ठीक विपरीत नाइजीरियाई सरकार का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। नाइजीरिया ये मानता है कि जिहादी गुटों को खत्म करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर अभियान चलाना आवश्यक है। जनभावना और मीडिया सेंटिमेंट की बात करें तो अल जजीरा और ले मोंडे जैसे न्यूज पोर्टल्स और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विश्लेषण से एक मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ द्वारा जो शांति और मानवीय सहायता की पहल की जा रही है, उसका स्थानीय आबादी द्वारा व्यापक समर्थन किया जा रहा है। हालांकि विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर लोगों में गहरी चिंता है। चाहे वो पश्चिमी देशों की सेनाएं हों या फिर रूसी बल, इकोवास के विभाजन ने भी आम लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए भविष्य में किन प्रमुख आयोजनों पर नजर रखनी चाहिए? आने वाले समय में जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता कूटनीतिक दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा रमजान के बाद ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य की शुरुआत भी अहम होगी। और जमीनी सुरक्षा के लिहाज से ऑपरेशन सवाना शील्ड की प्रगति पर नजर रखना होगा। इस पूरे परिदृश्य पर गहराई से चर्चा करने के बाद एक विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है। जी, जब कमर्शियल ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक गैर राज्य तत्वों के हाथ लग जाती है, तो क्या भविष्य में भौगोलिक सीमाएं और पारंपरिक सैन्य गठजोड़ अपने मायने खो देंगे? यह सोचने वाली बात है। श्रोताओं को इस पर स्वयं विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो रही आज की गंभीर और तथ्यात्मक चर्चा। अब थोड़ा दोस्ताना माहौल में बात करते हैं। जी बिल्कुल। माहौल थोड़ा हल्का होना चाहिए। मैं स्टाइलो न्यूज़ के बारे में थोड़ी और जानकारी साझा करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी सारी जमीनी रिपोर्टों पर रोजाना नजर रखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। स्टाइलो न्यूज़ कोई सामान्य न्यूज़ वेबसाइट नहीं है। ये एक बेहद स्मार्ट मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जरा सोचिए, जो उच्च स्तरीय खुफिया तकनीक कल तक सिर्फ टॉप लेवल के सरकारी अधिकारियों के सिस्टम में मौजूद थी, वह अब इस ऐप के जरिए सीधे आम जनता की पहुंच में आ गई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया भर के सैकड़ों पारंपरिक न्यूज स्रोतों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से सारी जानकारी सेकंडों में जुटाता है। फिर इसका AI सिस्टम उस जानकारी को फिल्टर करके एक बिल्कुल व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ तैयार करता है। इसका मतलब है कि केवल वही सटीक जानकारी मिलती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बिना किसी शोर शराबे के।
जो लोग इस ऑन डिमांड AI न्यूज़ सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं वे www.stylonews.com पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि पश्चिम अफ्रीका के इस बदलते परिदृश्य को समझने में यह चर्चा सहायक रही होगी। भविष्य के विश्लेषणों के लिए कौन से विषय चुने जाएं, इसके सुझाव श्रोताओं द्वारा हमेशा आमंत्रित हैं। जाने से पहले अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जानकार बनें। नमस्कार। नमस्कार।